एपिसोड 30 व्हाइटवुड सिटी। एली अपने महल की बालकनी में खड़ा होकर देख रहा था कि उसके छोटे भाई कॉनर और जेम्स अपनी गाड़ियों से उतर रहे हैं। तो वे अंततः आ ही गए। उसने सोचा, सीरियस राजकुमारी जेनेट कहाँ है? महाराज, वह इस समय महल के बगीचे में है। एली ने कहा, उसे मेरे प्यारे भाइयों के आगमन के बारे में बताओ। दरअसल 3 दिन पहले उनकी छोटी बहन जेनेट भी उनके महल में आई थी। उसने दावा किया था कि वह उसे याद करती है और उसके साथ अधिक समय बिताना चाहती है। जब वह वहां पहुंची तो एली ने उसकी आंखों में निराशा और असंतोष के भाव देखे। ये जानते हुए कि हत्या का प्रयास विफल हो गया है, जेनेट कैसे क्रोधित नहीं हो सकती थी। 1 महीने पहले जब उसके भाइयों ने कहा कि वे एली की हत्या करेंगे, तो वह बेहद खुश हुई और यह पुष्टि करने के लिए इंतजार नहीं किया कि हत्या का प्रयास विफल होगा या नहीं। आखिरकार उन्होंने गोल्डन लोड्स हत्यारों को काम पर रखा था, जिनके सभी मिशनों में लगभग 98% सफलता दर थी। इसके बजाय जेनेट ने एली को लिखा कि वह जल्द ही उससे मिलने आएगी। उसकी सोच सरल थी। अगर वह वहां पहुंचने तक जीवित होता तो वह दावा करती कि वह उसे बहुत याद करती है और उसके साथ अधिक समय बिताना चाहती है। लेकिन अगर वह मर गया होता। हे। पत्र देने के बाद वह 2 दिन बाद अपनी गाड़ी में सवार होकर व्हाइटवुड सिटी की ओर चल पड़ी। उसके दिमाग में एली पहले से ही एक मरा हुआ आदमी था। उसने अपने दिमाग में उसकी मौत के लिए अपने प्रदर्शन का अभ्यास भी शुरू कर दिया। वह पहले से ही खुद को उसकी कब्र पर घुटनों के बल बैठी, नकली आंसू बहाती और चीखती हुई देख सकती थी। भाई एली, तुम्हें क्यों जाना पड़ा? सिसकते हुए, मैं तुम्हारी जगह क्यों नहीं मर गया? नहीं, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। मुझे अपने साथ चलने दो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ भाई एली, सिसकते हुए। उसके बाद उसने ये भी कल्पना की थी कि कैसे लोग उससे आत्महत्या न करने और लंबे समय तक जीने की विनती करेंगे। उसके दिमाग में उसका प्रदर्शन दोषरहित होना चाहिए, इसलिए वह गाड़ी में अभ्यास करती रही। चून की राजधानी से व्हाइटवुड तक पहुंचने में 1 महीना लगेगा, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि उसका पहुंचना उसके छोटे भाइयों कॉनर और जेम्स की तुलना में अधिक जल्दी हो जाएगा। यह अच्छा था। आखिरकार उसने भी अपने पिता को मारने के बारे में सोचा था। इसलिए उसे तुरंत और अधिक शूरवीरों और धन की आवश्यकता थी। उसने जल्दी पहुंचने और गुप्त रूप से शूरवीरों को गुलामों का वेश पहनाने की योजना बनाई थी। फिर वह उन्हें राजधानी और अपने क्षेत्र में वापस ले जाएगी। उसके लिए किसी दूसरे ठिकाने की तलाश करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर उसके पिता को पता चल जाता कि उसके द्वारा दिए गए 5000 शूरवीर राजधानी छोड़कर चले गए हैं, तो उसे शक हो जाता। इसलिए वह गुप्त रूप से राजधानी में और अधिक सेनाएं इकट्ठा कर सकती थी। हालांकि उसके पिता के पास बहुत सारे जासूस थे, फिर भी उसने सोचा कि वह उनसे आगे निकल सकती है और चुपके से उनकी नाक के नीचे इन लोगों को पकड़ सकती है। तारांकन 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 बेवकूफ लड़की। एक महिला किसी राज्य पर शासन क्यों नहीं कर सकती? जब से वह छोटी लड़की थी तब से उसका सपना था कि वह साम्राज्य पर शासन करने वाली पहली रानी बने। वह इतिहास बनाना चाहती थी, लेकिन उसका बूढ़ा धुंधला पिता इस पर ध्यान ही नहीं देता था। वह उसके बड़े भाई एली को अर्काडिना का शासक बनाने पर अड़ा हुआ था। क्या वह बुद्धिमान नहीं थी? क्या वह प्रतिभाशाली नहीं थी? तो उसके शासक होने में क्या बुराई थी? यह उचित नहीं था, उसने सोचा। उसकी योजना ये थी कि वह अपने सभी भाइयों के एक दूसरे को मार डालने का इंतजार करेगी, फिर वह बचे हुए आखिरी व्यक्ति की हत्या कर देगी। रास्ते में वह अपने अन्य भाइयों से संपर्क नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि हत्या की योजना लीक हो जाएगी। उसे यह नहीं पता था कि हत्या का प्रयास विफल होने पर उन्होंने भी उससे संपर्क नहीं किया था, क्योंकि वे उसे व्यक्तिगत रूप से बताना चाहते थे, ताकि अन्य लोगों को उनकी योजनाओं के बारे में पता न चले। यदि उनके पिता को पता चल जाता कि उन्होंने युवराज को मारने की कोशिश की है, तो वह उनके धन में कटौती कर देते और उनकी आधी सेना छीन लेते। तो कल्पना कीजिए कि जब वह व्हाइटवुड शहर पहुंचती है तो एली को उसका स्वागत करते हुए देखकर उसे कितनी हैरानी होती होगी। क्या आपको पता है कि उसने उस नकली रोने वाले दृश्य की योजना बनाने में कितने दिन बिताए थे? टीएस उसने तुरंत ऐसा नाटक किया जैसे उसे उसकी याद आ रही हो और व्हाइटवुड सिटी में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में उससे पूछा। एली ने उसे बताया कि किसी ने उसकी हत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन वह नहीं जानता कि वह कौन था। जैसे ही उसने उसे यह कहते सुना, उसकी आंखें चमक उठी और वह मुस्कुरा दी। तो वह नहीं जानता? उसने उसके चेहरे के भाव को देखते हुए खुद से पूछा। जेनेट ने ये 3 दिन जानकारी जुटाने में बिताए थे। जाहिर है, हत्यारों ने सबके सामने खुद को मार डाला, इससे पहले कि एली उन्हें पकड़ पाता। और केवल एक ही बच पाया। नौकरानियों, आम लोगों और हर उस व्यक्ति से लगातार जानकारी जुटाने के बाद जिसके बारे में वह सोच सकती थी, जेनेट ने एली पर विश्वास करने का निर्णय लिया, क्योंकि सारे सबूतों से पता चल रहा था कि वह वास्तव में और कुछ नहीं जानता था। एली अपने प्रिय भाइयों का स्वागत करने के लिए महल के नीचे गया, जो उसे बहुत याद करते थे। जाहिर है, एली को देखकर कॉनर और जेम्स दोनों ही खिलखिलाकर हंस पड़े। अगर कोई और न जानता हो तो वह यही सोचेगा कि ये दोनों भाई वास्तव में एली से प्यार करते थे। एली ने भी मुस्कुराकर उन्हें गले लगाया। छोटे भाइयों, व्हाइटवुड में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आप अपने बड़े भाई को साल में केवल एक बार ही पत्र लिखते हैं। क्या आपको मेरी याद नहीं आती? उसने मुंह बनाते हुए कहा। बड़े भाई, ये बात नहीं है। आप जानते हैं कि हमें अपने क्षेत्रों का भी ध्यान रखना है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमें आपकी परवाह नहीं है? कॉनर ने एली को कसकर गले लगाते हुए कहा।
बड़े भाई, मुझे नहीं पता कि आप ये कैसे करते हैं, लेकिन मेरे लिए अपने क्षेत्र को चलाना बहुत व्यस्त है। मुझे पूरे दिन इधर उधर भागना पड़ता है। बेशक हम आपको याद करते हैं। बस इतना है कि अभी मेरे क्षेत्र में बहुत काम है, इसलिए बेशक मेरे पास आपको लिखने का समय नहीं है। जेम्स ने एली को गले लगाते हुए कहा। महल में घुसते समय तीनों ने बात की। जब वे पहुंचे तो कॉनर और जेम्स चौंक गए। वह यहाँ क्या कर रही है? क्या उसी ने एली को हथियारों के बारे में जानकारी लीक की थी? उन्होंने सोचा। लेकिन जब उन्हें पता चला कि वह 3 दिन पहले भी यहाँ आई थी तो उन्होंने तुरंत ही अपने सारे विचार त्याग दिए। जब सभी लोग अपने कमरों में चले गए तो एली अपने प्रमुख शूरवीर जारियस के साथ अपने कार्यालय चला गया। वह अपनी किताबों की अलमारी की ओर चला गया और जारियस ने उसे धक्का देकर खोल दिया। रूम। वहां एक सीढ़ी थी जो एक गुप्त कमरे की ओर जाती थी। जारियस ने मशाल जलाए और एली के साथ सीढ़ियों से नीचे चला गया। नीचे की ओर दीवारों और मेजों पर यातना देने वाले उपकरण लटके हुए थे और कमरे के अंत में 3 कोठरियां थीं जिनमें 2 जंजीरों से बंधे हुए आदमी बंद थे, जबकि दूसरी कोठरी में एक आदमी था जिसके साथ राजा जैसा व्यवहार किया जाता था। एली पहले 2 कक्षों से आगे बढ़कर अंततः अंतिम कक्ष पर पहुंचा। पुराने मित्र, क्या आपने व्हाइटवुड महल में अपने प्रवास का आनंद लिया? उस आदमी ने एली की ओर देखा और मुस्कुराया। एपिसोड 31। एक आदमी काले रंग के खूबसूरत सोफे पर लेटा हुआ था। उसके सामने लकड़ी के सुंदर कटोरों में विभिन्न खाद्य पदार्थ और फल रखे हुए थे, साथ ही उसकी प्यास बुझाने के लिए शराब का एक जग भी था। वो आदमी भी एली की ही उम्र का था। उसके बाल गहरे लाल थे, मोटी मर्दाना भौहें और हल्की हरी आंखें थीं जो बिल्ली की तरह दिखती थीं। पिंजरे में बंद आदमी का नाम स्लिथेरिन कॉर्ड था। वो साम्राज्य के शीर्ष खुफिया अधिकारियों में से एक थे। आप जो भी जानना चाहते थे वो आपके लिए जानकारी जुटा लेते थे। उनके नतीजे हमेशा 97% सटीक होते थे। क्योंकि उसके भाई बहन आ चुके थे, एली यह जोखिम नहीं उठाना चाहता था कि उन्हें स्लिथेरिन कॉर्ड के साथ उसके संबंधों के बारे में पता चल जाए। यद्यपि वे उसे पहचान नहीं पाएंगे, फिर भी हमें हमेशा अनावश्यक परिस्थितियों को उत्पन्न होने से रोकना चाहिए। 1 साल पहले एली को अपने पिता के बारे में चौंकाने वाली खबर मिली। सच में, उसने सोचा कि नान एक घमंडी सुअर है। उसके पिता का लैंडन के अलावा एक और कमीना बेटा था और यह कमीना बेटा एली से 1 साल बड़ा था। उस दुष्ट को भूतिया राजकुमार नाम दिया गया था। उनका ठिकाना उन लोगों के लिए रहस्य था जो उन्हें खोजने की कोशिश करते थे। वह हमेशा अपने अंगूठे में एक बड़ी चांदी की अंगूठी पहनते थे, साथ ही वह जहां भी जाते थे उनके चेहरे पर चांदी का धातु का मुखौटा होता था। ये केवल भाग्य का खेल था कि स्लिथेरिन को उसके बारे में पता चल गया। स्लिथेरिन गंजिया शहर से गुजर रहा था और उसने कुछ देर के लिए चुपचाप रहने का निर्णय लिया क्योंकि उस समय वो एक मिशन पर था। उसने भाग्यवश धातु के चेहरे वाले नकाबपोश व्यक्ति को देखा और उत्सुक हो गया। 5 महीने तक जांच पड़ताल करने के बाद वो निराश हो गया। उस आदमी के इर्द गिर्द एक मजबूत नेटवर्क था। फिर स्लिथेरिन ने उस आदमी के निचले रैंक वाले शूरवीरों में से एक का अपहरण करने का फैसला किया और उसे यातनाएं दी। हालांकि शूरवीर को ज्यादा कुछ नहीं पता था, फिर भी वो जो जानता था वो फिर भी आश्चर्यजनक था। यह आदमी पिछले 4 सालों से अपनी सेना का निर्माण कर रहा था। कोई भी उसके बेस के बारे में नहीं जानता, यहाँ तक कि शूरवीरों को भी नहीं। जाहिर है, वो अलग अलग शहरों में शूरवीरों को रखता है और उन्हें शहर के लॉर्ड्स और बैरन के साथ काम करने देकर उन्हें एक साथ मिला देता है। तो मूल रूप से शूरवीर डबल एजेंट के रूप में काम करते थे। यहाँ तक कि राजा, नगर के सरदार और सरदार भी उसके अस्तित्व के बारे में नहीं जानते थे। स्लिथेरिन की नजर में भूतिया राजा बहुत खतरनाक था। स्लिथेरिन ने जितने भी लोगों को उसे ढूंढने के लिए भेजा वे सब मर गए। यह आदमी सचमुच भूत था, स्लिथेरिन ने सोचा। जब से एली को यह समाचार मिला था, वो अपने पिता को मारकर शीघ्र ही गद्दी पर बैठने की योजना बना रहा था। अपने शाही भाई बहनों जैसे छोटे मोटे लोगों से उसे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन इस भूतिया राजा से उसे तो तोड़ना बहुत मुश्किल था। एली को नहीं पता था कि भूतिया राजा क्या योजना बना रहा था और न ही वो ये जानना चाहता था। उसके पिता को जल्दी ही मरना पड़ा, इससे पहले कि अन्य कमीने बच्चे फिर से उसकी गद्दी पर दावा करने के लिए सामने आ जाएं। क्या तुम्हें अंततः उसका ठिकाना पता चल गया? अभी नहीं। मुझे लगता है कि उसे पता है कि कोई उसे ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। मेरा अगला ऑपरेशन एक सेटअप हो सकता है। ये बहुत जोखिम भरा है, स्लिथेरिन ने जवाब दिया। आप सही कह रहे हैं। फिर से शुरू करने से पहले थोड़ी देर के लिए शांत रहें। जैसा आप चाहें, युवराज। ओह, इससे मुझे याद आया, राजधानी में उथल पुथल मची हुई है। वामपंथी मंत्री ने युवराज कॉर्नर को युवराज बनाने के लिए बहुत से कुलीनों को एकजुट किया है। मेरे भाई द्वारा ये कदम उठाने से पता चलता है कि उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है। सही मंत्री के बारे में क्या? हाल ही में हमारे जासूसों ने यह भी रिपोर्ट दी है कि उसे राजकुमार जेम्स के पक्ष में क्राउन प्रिंस के पद के लिए सफलतापूर्वक रिश्वत दी गई थी। हालांकि आप क्राउन प्रिंस हैं, लेकिन आपके भाई राजधानी में आपसे ज्यादा लोकप्रिय है, स्लिथेरिन ने सेब चबाते हुए उत्तर दिया। ये तो तय है, आखिरकार उन्होंने मेरी अनुपस्थिति का फायदा उठाया और अपनी राह बनाई। मैंने ये भी सुना है कि राजकुमार जेम्स और राजकुमार कॉनर होप्स के किसानों का समर्थन प्राप्त करने के लिए उन्हें बहुत सारा धन दे रहे थे। हाँ, ये कैसी हताशा भरी चाल है। आखिरकार जो ये तय करेगा कि कौन राजा बनेगा और कौन नहीं, वो अभी भी मेरा पिता ही है, एली ने जवाब दिया। सच, मुझे भी लगा कि यह बेवकूफी है। जहां तक मैं देख सकता हूँ, तुम्हारा असली प्रतिद्वंद्वी भूतिया राजा है।
उस आदमी को तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। यहाँ तक कि तुम्हारे पिता को भी उसके अस्तित्व के बारे में पता नहीं है। मैं जानता हूँ, इसीलिए मुझे जल्दी से पर्याप्त बल इकट्ठा करने की जरूरत है। आपके शाही भाई बहनों और राजधानी में उनके द्वारा पैदा की गई सभी गड़बड़ियों के बारे में क्या कहना है? ऐसी किसी बात पर क्यों परेशान होना, वैसे भी इससे क्या फर्क पड़ता है, जल्द ही वे सब मर जाएंगे। और तुम्हारा कमीना भाई लैंडन, क्या तुम चाहते हो कि मैं उसकी स्थिति के बारे में पता लगाऊं? स्लिथेरिन ने पूछा। नहीं नहीं नहीं, यह आपके कौशल और समय की बर्बादी होगी। एक मरता हुआ आदमी क्या कर सकता है? इसके अलावा बेमार यहाँ से 3 महीने की यात्रा है। स्लिथेरिन ने एली की बात सुनी और सोचा कि एली ने जो कहा वो सही था। आखिरकार स्लिथेरिन ने लैंडन को उसके 15वें जन्मदिन की दावत में जहर दिए जाने का प्रत्यक्ष अनुभव किया था। एली ने उसे यह सुनिश्चित करने के लिए वहां भेजा था कि उसके शूरवीरों ने लैंडन को जहर देने का काम ठीक से किया है, इसलिए उसने छाया से देखा था। उन्होंने बेमार के लिए प्रस्थान करने से पहले 2 दिन की अवधि में लैंडन का अवलोकन भी जारी रखा था। लैंडन का रंग उन 2 दिनों में हल्के नीले रंग में बदल गया था। उसे गाड़ी तक ले जाने के लिए भी उसके शूरवीरों की मदद लेनी पड़ी। जिसने भी ये देखा उसे पता चल गया कि लैंडन पहले ही मर चुका है। उस जहर का कोई इलाज नहीं था, सिर्फ मौत ही उसका इंतजार कर रही थी। इसके अलावा मुझे तुम्हारी यहाँ जरूरत है। मुझे तुम्हारी जरूरत है कि तुम कॉनर, जेम्स और जेनेट पर नजर रखो। उनकी हर हरकत के बारे में पता लगाओ। मैं जानना चाहता हूँ कि वे कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं और रोजाना क्या करते हैं। उस तारानकन लैंडन की चिंता मत करो। जल्द ही मैं उससे उसकी जमीन छीन लूंगा। अभी वो मेरी सबसे छोटी चिंता है, एली ने आगे कहा। कोई समस्या नहीं है, मैं अपने आदमियों को गुप्त रूप से उनका पीछा करते हुए उनके क्षेत्रों की ओर वापस भेजूंगा। जहां तक भूतिया राजा की बात है, सुनिश्चित करें कि उसके बारे में किसी को कुछ भी पता न चले, यहां तक कि मेरे पिता को भी नहीं। बेहतर होगा कि उसका अस्तित्व एक रहस्य ही बना रहे। और अगर कोई उसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहता है तो कोई भी कहानी गढ़ ले, लेकिन इस तथ्य का कभी उल्लेख न करे कि वो राजा का बेटा है। जैसी आपकी इच्छा युवराज, स्लिथेरिन ने उत्तर दिया। अच्छा, जल्द ही मैं उसका भी ख्याल रखूंगा। तब तक मैं देखना चाहूंगा कि मेरा ये भाई वास्तव में कितना शक्तिशाली है। एपिसोड 32 कैनन फायरिंग। 1.5 सप्ताह के भीतर लैंडन ने निर्माण उद्योग में 12 तोपें और अल्कमी एस्टेट में 56 बड़े बारूद के बोरे सफलतापूर्वक तैयार कर लिए थे। ये सुनिश्चित करने के लिए कि बारूद में उत्कृष्ट दहन क्षमता है, लैंडन ने कई प्रक्रियाओं से गुजरकर यह सुनिश्चित किया कि बारूद के सभी कण एक समान आकार के साथ बारीक पिसे हुए पाउडर हों। इसके साथ ही लैंडन ने पिछले 1.5 सप्ताह में सेना में 150 शूरवीरों की भर्ती भी की थी। लैंडन को तोपों के धीमी उत्पादन दर और उसके पास मौजूद शूरवीरों की संख्या की चिंता नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि अगले 1.5 सप्ताह में दास और शरणार्थी सांता से बेमार पहुंच जाएंगे। आज लैंडन ने उनमें से 8 तोपों को शहर की दीवारों पर तैनात कर दिया और निर्णय लिया कि शेष 4 तोपों को ऊपरी क्षेत्र में स्थित बैरक मुख्यालय में लाया जाना चाहिए। बैरकों के पीछे एक खाली मैदान था जो घने जंगल की ओर जाता था। बैरकों की ऊंची दीवारों से कोई भी घना जंगल देख सकता था जो लगभग 80 वर्ग मील तक फैला हुआ था और एक ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत की ओर जाता था। उन्होंने जो सुना था उसके अनुसार इस पर्वत में कम से कम 10,000 वर्षों से कोई विस्फोट नहीं हुआ है और भविष्य में भी इसके दोबारा विस्फोट होने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए यह एक विलुप्त ज्वालामुखी पर्वत था। यह भविष्य में शूरवीरों के लिए तोप चलाने का अभ्यास करने हेतु उपयुक्त स्थान था। आज के लिए उन्होंने बैरकों में से 4 तोपों में से एक का परीक्षण करने का निर्णय लिया और 2 शूरवीरों को तोप को खाली मैदान में खींचने के लिए कहा। दोनों शूरवीर और कर्मचारी देखना चाहते थे, साथ ही उसकी माँ लूसी, छोटी मोमो और ग्रेस भी, इसलिए उसने उन्हें आने की अनुमति दी, लेकिन सभी शूरवीरों को नहीं। तारानकन केंद्रीय क्षेत्र में शहर की दीवारों की रखवाली कौन करेगा? बहुत से कर्मचारी इस बात को लेकर उत्सुक थे कि वे क्या बना रहे हैं। वे काफी समय से इस हथियार को बना रहे थे और उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या कर सकता है। लेकिन टिम मेयर्स और चीफ विगिन्स और उद्योगों के विभिन्न पर्यवेक्षकों को ठीक से पता है कि आज क्या हो रहा होगा। रासायनिक प्रतिक्रियाओं और उत्पादन प्रक्रियाओं के आधार पर वे जानते थे कि इस हथियार में बहुत बड़ा विस्फोटक कारक होगा। शहर की दीवारों पर खड़े हर किसी का दिल धड़क रहा था। वे इतिहास का गवाह बनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लैंडन ने कुछ मजदूरों से रस्सी और लकड़ी से 7 मजबूत गोलाकार लकड़ी की बाड़ें बनवाई जो एक दूसरे से 3 फीट की दूरी पर थी। फिर उसने अपने शूरवीरों से प्रत्येक गोलाकार बाड़ में 7 जंगली सुअर रखने को कहा। उन्होंने एक तोप चलाने के लिए आवश्यक तोपची और चालक दल को नियुक्त किया तथा लुसियस और शूरवीरों को तोप चलाने का तरीका बताया। तोप के संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक विशेष दल और एक गनर की आवश्यकता होती है। प्रत्येक तोप पर 4 सैनिक और एक गनर को तैनात किया जाना था। गनर को बारूद लोड करने का काम सौंपा गया था, जबकि एक सैनिक को तोप को प्रज्वलित करके कार्टिलेज प्रदान करने का काम सौंपा गया था। 3 अन्य सैनिकों को तोप को टक्कर मारने और स्पंज करने के साथ साथ करछुल को पकड़ने का काम सौंपा गया था। इसके अलावा प्रत्येक तोप प्रतिदिन लगभग 60-75 गोलियां कार्टिलेज दाग सकती थी। अपने शूरवीरों को ठीक से समझाने के बाद उन्होंने निर्देशों का पालन किया और तोप को चौथे मध्य पशु बाढ़ की ओर एक प्रक्षेपित कोण पर निशाना साधा। मेजर जनरल गैरी ने कहा, महामहिम, हम तैयार हैं। अच्छा, अब आग। सैनिकों में से एक ने तोप जलाई। तोप से कीचड़ और धुआं निकला और तुरंत बूम, जमीन हल्की सी हिली और सभी को अपने कानों में तेज आवाजें गूंजती हुई महसूस हुई।
यह वाकई बहरा कर देने वाला था। हर कोई हैरान होकर मूर्ख बन गया। ये कैसा हथियार था? परिणाम सभी की उम्मीदों से बढ़कर थे। परिणामों को देखते हुए लुसियस की आंखें लगभग बाहर आ गईं। फिर उसे वे दिन याद आने लगे जब वो सीमाओं पर क्षेत्रों के लिए लड़ा करता था। पाइनो महाद्वीप बिल्कुल पृथ्वी पर उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप जैसा दिखता था। आप कह सकते हैं कि अर्केडिना कनाडा और अलास्का दोनों के समान था, जिसमें बेमार्ड अलास्का के सबसे ऊपरी भाग में स्थित था। डेफेरस साम्राज्य और योदान साम्राज्य दोनों की सीमाएं अर्कोडिना से मिलती थीं और इन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको का संयुक्त रूप माना जा सकता है। आर्केडिना साम्राज्य के पूर्व से बहुत सारे शहर बेमार्ड के निकट एक बहुत बड़े द्वीप की ओर बढ़ते थे। तारानकन यह उसी तरह है जैसे पृथ्वी पर मेक्सिको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में फैलता है, केवल ये कनाडा के अलास्का से होता है। यह विशाल द्वीप कोरोना का साम्राज्य है। इसी तरह अर्कोडिना साम्राज्य के पश्चिम से कई देश एक और भी बड़े द्वीप की ओर बढ़ते हैं। ये टैरिक का साम्राज्य है। अकाडिना और डेफेरस हमेशा एक दूसरे के साथ संघर्ष में रहे हैं। इस संघर्ष के कारण 200 साल पहले बड़े पैमाने पर युद्ध हुआ था। मुख्य मुद्दा ये था कि डेफेरस सैनिक कभी कभी अर्काडिना की सीमाओं के साथ प्रमुख शहरों पर विजय प्राप्त कर लेते थे और वहां तैनात लोगों और सैनिकों को क्रूरता से मार देते थे। एक बार जब सीमा के साथ शहरों पर विजय प्राप्त हो जाती थी तो साम्राज्य का कुल आकार कम हो जाता था। यदि ऐसा ही चलता रहा तो देर सवेर वे सिर्फ सीमावर्ती शहरों से ही संतुष्ट नहीं रहेंगे। इसलिए अतीत में लुसियस को हमेशा डेफेरस सैनिकों से लड़ने और उन्हें मारने के लिए सीमाओं पर भेजा जाता था। हालांकि प्रत्येक साम्राज्य के सभी नेताओं ने सैकड़ों साल पहले एक दूसरे के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन मनुष्य हमेशा लालची प्राणी रहे हैं जो अपने पास मौजूद चीजों से ज्यादा चाहते हैं। और चूंकि अर्कोडिना पाइनो में सबसे बड़ा साम्राज्य था, इसलिए उन्होंने इसके कुछ शहरों पर कब्जा करने में कोई आपत्ति नहीं की। एक बार जब नए शासक सिंहासन पर बैठते थे तो वे हमेशा अधिक शक्ति और जीतने के लिए शहरों की तलाश में रहते थे, इसलिए संधि हमेशा लागू नहीं होती थी। आज भी सीमाओं पर युद्ध होते रहते हैं। यदि लुसियस के पास इस प्रकार का हथियार होता तो उसके अधिकांश मित्र युद्ध में नहीं मरते। वह लगातार 12 दिनों तक चली भीषण लड़ाइयों में शामिल था, जिसमें हर दिन दोनों पक्ष बैकअप भेज रहे थे। उसने अपने दोस्तों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए भी देखा था। हालांकि वे अपने सीमावर्ती शहरों को बचाने में सफल रहे थे, लेकिन लुसियस को लगा कि खुश होने की कोई बात नहीं है। जब लुसियस ने तोप को देखा तो यद्यपि वह इस हथियार के निर्माण से खुश था, लेकिन अपने खोए हुए दोस्तों के बारे में सोचकर उसे दुख हुआ। लैंडन ने चारों ओर घूमकर जानवरों की जांच की जिस पर निशाना साधा गया था। वह मर गया क्योंकि उसका चेहरा उड़कर टुकड़े टुकड़े हो गया था। उसके आसपास के अन्य 4 लोग भी शॉकवेव के प्रभाव से मर गए। अंतिम 2 जो लक्ष्य से सबसे दूर थे वे तो नहीं मरे, लेकिन उनके घुटने फट गए और उनके कानों से खून बहने लगा। बहुत बढ़िया, लैंडन ने सोचा। इससे होने वाली क्षति को देखकर शूरवीरों की पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। यदि वे इस तरह के हथियार का सामना करते तो उनके पास बचने का कोई साधन या मौका नहीं होता। टिम और चीफ विगिंस ने हंसते हुए एक दूसरे को 5 साल के बच्चों की तरह गले लगा लिया। हाँ, ये बहुत बढ़िया है, अद्भुत, प्रतिभाशाली, टिम मेयर्स ने उत्साह से कहा। वह बुनियादी रसायन विज्ञान की किताब मूल रूप से कीमिया के लिए खेल को बदल देती है। हाँ, पदार्थ क्या है? ये पदार्थ है। हम एक ईश्वरीय प्रतिभा है। और टिम, मैं आज आपके लिए एक ड्रिंक पिलाऊंगा। चीफ विगिंस ने टिम मेयर्स की पीठ थपथपाते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, मुझे अपनी बेसिक केमिस्ट्री की किताब पढ़नी है। मैं और अधिक सामग्री देखना और बनाना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं कि लोहे के भी अलग अलग तापमान होते हैं जिस पर उसे वेल्ड किया जा सकता है? अरे, एंथैल्पी और एंट्रोपी नाम की भी कोई चीज होती है। जब हमने पहली बार ग्लास बनाया था तो मैं लगभग पागल हो गया था। जीनियस, बस जीनियस, टिम ने कहा। ओह मेरे दोस्त, हवा के बारे में मत भूलना। हम जो सांस ले रहे हैं उसमें अलग अलग तत्व है, ब्ला ब्ला ब्ला। जब दोनों लोग बात कर रहे थे तो उनके प्रशिक्षु एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। आज वे इतिहास के साक्षी बन गए थे। यद्यपि हर कोई हैरान था, लेकिन अंदर ही अंदर वे जानते थे कि इस नए हथियार के साथ बेमार्ट के पास खुद को बचाने का एक साधन होगा। वे आश्चर्य से महामहिम की ओर देखने से स्वयं को रोक नहीं सके। ईश्वरीय प्रतिभा एपिसोड 33। तोप परीक्षण के बाद लैंडन ने लुसियस से यह सुनिश्चित करने को कहा कि सैनिकों को तोप चलाने का प्रशिक्षण प्रतिदिन दिया जाए। हर हफ्ते लुसियस को एक शेड्यूल बनाने का काम सौंपा जाता था, जिससे सभी को तोपों का इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में प्रशिक्षण और तैयारी करने का मौका मिलता था। आखिरकार 330 सैनिकों और 150 नए रंगरूटों के लिए रोजाना अभ्यास करना असंभव था। इसलिए इन 480 लोगों के लिए एक कार्यक्रम ही सबसे अच्छा रास्ता था। कुल मिलाकर लुसियस द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक सैनिक को सप्ताह में कम से कम 3 बार तोप चलाने का अभ्यास करने का अवसर मिलेगा। लैंडन ने अपने बाएं हाथ से अपनी मां का हाथ और दूसरे हाथ से लूसी का हाथ पकड़ रखा था जब वे बैरक में घूम रहे थे। भाई लैंडन, हम महल में क्यों नहीं चलते? लूसी ने उत्सुकता से पूछा। छोटे लैंडन, मुझे भी जिज्ञासा है, क्या हमारा काम पूरा नहीं हो गया है? हम घर वापस क्यों नहीं जा रहे हैं? मां किम ने संदेह से पूछा। लुसियस और लैंडन ने एक दूसरे को देखा और तुरंत अपनी नजरें हटा ली। दोनों महिलाओं को कुछ गड़बड़ लगी, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज करने का निर्णय लिया।
जैसे जैसे वे टहलते रहे, लैंडन शर्माती हुई लूसी को देखता रहा और मुस्कुराता रहा। मदर किम ने मानो तीसरे पहिए का भार महसूस करते हुए लुसियस की भुजाओं के साथ साथ ग्रेस की भुजा को भी पकड़ लिया और उन्हें आगे ले गई। दुर्भाग्यवश उसने लुसियस के गालों पर गहरी लाली नहीं देखी, लेकिन ग्रेस ने देखी। ग्रेस छोटी मोमो के साथ आगे बढ़ गई और शाही जोड़ों को पीछे छोड़ दिया। उसे जल्दी से महल में पहुंचना था। माँ किम को अजीब लगा और वो बहुत शर्मिंदा हो गई। उसने अपनी आंखों के कोने से सुंदर लुसियस को देखा और कुछ देर के लिए विचारों में खो गई। जब उसे और उसके बेटे को निर्वासित कर दिया गया तो लुसियस ने इस्तीफा दे दिया और एक शूरवीर के रूप में अपनी सेवाएं देने और बेमार की यात्रा के दौरान उनकी रक्षा करने का निर्णय लिया। किम को हमेशा से पता था कि लुसियस ने लैंडन को अपना बेटा बना लिया है और लैंडन ने भी लुसियस के साथ ऐसा ही किया है। उसे हमेशा लगता था कि यह स्वाभाविक है और उसने इस बारे में कभी कुछ नहीं सोचा। लेकिन जब वो सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी तो यह आदमी हमेशा उसके लिए खड़ा रहा और उसे किसी भी खतरे और परेशानी से बचाया। उसके मन में पहले राजा के लिए कोई भावना नहीं थी, क्योंकि चाहे उसे ये पसंद हो या नहीं, वो उस समय राजा बान की उपपत्नी थी। लेकिन जब वो अपने नरक से मुक्त हुई तो उसने अपना जीवन नए सिरे से जीने का फैसला किया। जिस दिन वे राजधानी से निकले उसने देखा कि लुसियस कितना सुंदर और मर्दाना था। जैसे जैसे समय बीतता गया उसे एहसास हुआ कि वो अब तक लुसियस से प्यार करती रही थी। उसे ये भी नहीं पता था कि यह कब शुरू हुआ। क्या ये तब हुआ जब लुसियस ने राजधानी में उसके बेटे की देखभाल करने में उसकी मदद की, या जब उसने उसके साथ बेमार जाने के लिए इस्तीफा दे दिया? उसे नहीं पता था और उसे इसकी परवाह भी नहीं थी। जब वो उसे देखकर मुस्कुराता तो उसकी दुनिया रुक जाती और वो भ्रमित होकर गलत बातें कहने लगती। इसके अलावा उसे यकीन नहीं था कि क्या वो भी ऐसा ही महसूस करता है। क्या होगा अगर वो उससे प्यार नहीं करता? क्या वो उस पर अपना प्यार जबरदस्ती नहीं थोप रही होगी? क्या होगा अगर उसने प्यार की वजह से उसके साथ अपनी दोस्ती बर्बाद कर ली? वो ऐसा कभी नहीं होने देगी, बिल्कुल नहीं। लुसियस ने मानो उसकी निगाहें देख ली हो, उसने अपना सिर उसकी ओर घुमाया। महाराज, क्या अब हमें महल में वापस जाना चाहिए? लुसियस ने उसका लाल हुआ चेहरा देखकर पूछा। जैसे ही वो बोल रहा था उसका चेहरा और अधिक लाल होता जा रहा था। ईमानदारी से उसने सोचा कि अगर उसका चेहरा और अधिक लाल हो गया तो वो फट जाएगा। वो मन ही मन मुस्कुराया। हाँ, चलो ऐसा करते हैं। और तुम्हारे बाद, वो हकलाते हुए बोली। लैंडन और लूसी जो पीछे से सब देख रहे थे वे खुद को रोक नहीं पाए। क्या यह वही बाघिन थी जिसे वे जानते थे? ये शर्मीली महिला कौन थी? जैसे ही लुसियस और मदर किम उनकी नजरों से ओझल हुए वे जोर से हंसने लगे और लगभग गिर पड़े। जब वे हंस रहे थे लैंडन ने चुपके से लूसी के बाएं गाल पर चुंबन दे दिया। अब शर्माने की बारी उसकी थी। उसने अपना बायां हाथ अपने गाल पर रखा और दूसरा हाथ लैंडन की तरफ दिखाया। लैंडन ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसकी ओर गर्मजोशी से मुस्कुराया। क्या तुम्हें मुझसे बस इतना ही कहना है, मेरे प्यारे मंगेतर? लूसी का गला लगभग रुक गया। मंगेतर? कब से? उसे इस बात की जानकारी कैसे नहीं थी? अब वो और भी अधिक शर्मा गई और उसने जल्दी से अपना चेहरा उसकी नजरों से दूर कर लिया। तुम मुझसे क्यों छुप रहे हो? भाई लैंडन, तुम मुझे इस तरह क्यों चिढ़ा रहे हो? मैं बोलते हुए लूसी हकलाते हुए बोली। मेरे साथ आइए। लैंडन ने लूसी के चेहरे को कपड़े के मोटे टुकड़े से ढक दिया और उसे महल से बाहर सीढ़ियों पर ले गया। वे कुछ देर तक धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे जब तक कि वे सिंहासन कक्ष में नहीं पहुंच गए। जब लैंडन ने कपड़ा गिराया तो लूसी को झटका लगा। उसके सामने बहुत सारे लोग थे। उसके चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थी और सिंहासन कक्ष में विशेष तरीके से सजाए गए फूलों की ढेर सारी पंखुड़ियां बिखरी हुई थी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी लूसी? फूल की पंखुड़ियों द्वारा लिखा गया था। लूसी ने पलटकर लैंडन की ओर देखा और चौंक गई। वो घुटनों के बल झुका हुआ था। क्या राजा को किसी के सामने घुटने टेकने चाहिए? उसने खुद से चिंतित होकर पूछा। लेकिन जब लैंडन ने अपना भाषण दिया तो यह विचार तुरंत उसके दिमाग से निकल गया। लूसी गुस्ताव, हम एक दूसरे को तब से जानते हैं जब हम छोटे थे। तुम हमेशा हर अच्छे बुरे समय में मेरे साथ रही हो। जब मैं निराश था तो तुम मेरे लिए खड़े रहे। जब मुझे किसी के सहारे की जरूरत थी तो तुम हमेशा मेरे साथ थे। जैसे जैसे समय बीतता गया मुझे धीरे धीरे तुमसे प्यार हो गया। मुझे तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारा ख्याल रखने वाला स्वभाव और तुम्हारा दिल पसंद है। देखो, मैं गारंटी देता हूं कि मुश्किल समय भी आएगा, लेकिन चाहे हम कितनी भी मुश्किलों का सामना करें, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा और तुमसे प्यार करता रहूंगा और तुम्हें संभालता रहूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको खुश करने के लिए मुझसे ज्यादा मेहनत कोई नहीं करेगा। लूसी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं क्योंकि जब तुम किसी से उतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुमसे करता हूं, तो शादी करना ही एकमात्र काम रह जाता है। तो तुम क्या कहती हो? क्या तुम मेरी बराबरी करोगी लूसी? एपिसोड 34। शूरवीरों, दासियों, टिम और चीफ विगिन सहित सभी लोग स्तब्ध रह गए। उन्होंने अभी क्या देखा? राजा घुटनों के बल बैठा हुआ था। क्या विवाह प्रस्ताव इस तरह से रखे जाने चाहिए? ये पहली बार था जब उन्होंने ऐसा कुछ देखा था। आमतौर पर महिलाओं के पास कोई विकल्प नहीं होता। उनके माता पिता एक मजबूत और भरोसेमंद पति चुनते हैं जो उनकी देखभाल कर सके, और बस यही होता है। कभी कभी वे भाग्यशाली होती हैं अगर वो वही आदमी होता है जिससे वे प्यार करती हैं। विवाह में आमतौर पर ज्यादातर रईसों के लिए राजनीति और सत्ता शामिल होती है। लेकिन महामहिम अपनी पत्नी के लिए एक घुटने पर झुक गए और यहाँ तक कि उनके प्रति एक भव्य इशारा भी किया। दूसरी ओर सभी महिलाएं रोमांस की भावना में थीं।
ग्रेस, माँ किम और नौकरानियों को लगा कि एक आदमी को ऐसा ही होना चाहिए। पुरुषों ने महिलाओं को देखा और सोचा, क्या यही चाहती है महिलाएं? उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि यह बहुत रोमांटिक था। फूल, मोमबत्तियां, अंगूठी, वे शब्द, ये सब किसी न किसी तरह से समझ में आया। वे महामहिम के विचार के लिए लगभग उन्हें अंगूठा दिखा रहे थे। जब से लैंडन इस दुनिया में आया था, उसने लूसी के लिए अपनी बेकाबू भावनाओं को महसूस किया था। चाहे वो पुराने लैंडन की वजह से हो या मौजूदा लैंडन की वजह से, उसकी भावनाएं बहुत प्रबल थीं। हर बार डिनर, यहाँ तक कि नाश्ते के दौरान भी वो उसे अचंभित होकर देखता रहता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसे भी उसके प्रति उसकी भावनाओं का एहसास होने लगा। हर बार जब वे मिलते तो उनका प्यार सचमुच छलक उठता था। बेशक वो उससे तुरंत शादी नहीं करना चाहता था। आखिरकार वे सिर्फ 15 साल के थे, लेकिन इस युग में ज्यादातर लड़कियों की सगाई 12 साल की उम्र में हो जाती थी और शादी 18 से 20 की उम्र में हो जाती थी। लूसी की सगाई अब हो चुकी थी, जिसे इस युग में देर से माना जाता था। इसके अलावा लैंडन नहीं चाहती थी कि लोग ये सोचे कि उसमें कुछ गड़बड़ है या वो केवल रखेल या वेश्या बनने के लिए ही पर्याप्त है। चाहे समय कितना भी बदल जाए, इंसान हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। धरती पर अगर कोई महिला 30 साल की उम्र पार कर जाए और कभी शादी न करे, तो हर कोई उस पर उंगली उठाएगा। 26 साल की उम्र में भी लोग उसके बारे में बुरा भला कहेंगे। उसने लूसी की सारी अनिश्चितता देखी और नोट की थी। ये बहुत स्पष्ट था कि उसने मान लिया था कि वह एक रखेल बनकर रह जाएगी, या इससे भी बदतर सिर्फ एक साइड चिक। ब्रूहे। उसने ऐसा उसे आश्वस्त करने के लिए किया कि वो हमेशा उसकी रानी रहेगी। उसके मन में ये बात थी कि जब वे शादी के लिए बड़े हो जाएंगे, तो वे शादी कर लेंगे। अभी के लिए, वो बस उसे ये बताना चाहता था कि वो उसकी है। इस अवधि के दौरान उन्होंने टिम से लोहे से बनी एक अंगूठी बनाने को कहा, जिस पर एक छोटा हरा जेड पत्थर लगा हो। लैंडन ने खूबसूरती से तैयार की गई अंगूठी निकाली और उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए उसके जवाब का इंतजार करने लगा। जब से उसने बोलना शुरू किया था, वो रोती रहती थी। बेशक वो उससे प्यार करती थी, ये बात हर किसी के लिए साफ थी। हाँ भाई लैंडन, मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी, सिसकते हुए। लैंडन ने उसका बायां हाथ लिया और उसकी मध्यमा उंगली में अंगूठी पहना दी। यह अंगूठी एक पुरुष के रूप में तुम्हारे प्रति मेरे प्यार का प्रतीक है। यह इस बात का भी सबूत है कि तुम मेरी मंगेतर हो, जिससे मैं प्यार करता हूं और जिससे मैं शादी करूंगा। लैंडन उठा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। यदि आप स्वेच्छा से यह अंगूठी उतार दें या मुझे वापस दे दें, तो इसका मतलब होगा कि आप अब मुझसे शादी नहीं करना चाहती या मुझे पति के रूप में नहीं चाहती। मेरी अंगूठी को सुरक्षित रखें और इसे भी संजोकर रखें, लैंडन ने उसे गर्मजोशी से देखते हुए कहा। सभी ने तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन किया।